हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे DSSB TGT साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं TGT साइंस के लिए। और ये क्वेश्चंस सिर्फ DSSB के लिए नहीं होंगे बल्कि KVS के लिए भी, NVS के लिए भी, EMRS के लिए भी, सभी को फोकस करके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चंस की सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। So let's get started. Our question number 1 is, what is the aim of classroom management? Question 1 क्या हमसे कह रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या एम होना चाहिए। सो एम क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज टू कीप एन ऑर्डरली क्लासरूम, हमें कैसी क्लासरूम रखनी है, ऑर्डरली क्लासरूम रखनी है। सेकेंड, टू इस्टेब्लिश द प्राइमेसी ऑफ टीचर, जो टीचर की प्राइमेसी है उसको हमने इस्टेब्लिश करके रखना चाहिए। थर्ड, टू सस्टेन अ क्वाइट एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, हमें कैसा एनवायरनमेंट बना के रखना है बच्चों के बीच में, क्वाइट, एकदम बच्चों को शांत करके रखना है कि कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, बिल्कुल सब डिसिप्लिन में रहेंगे। या फोर्थ, टू मेंटेन अ पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, या फिर हम एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के रखें। हमारी क्लास का क्या एम होना चाहिए, हम सब टीचर्स बनेंगे, आप सब लोग टीचर्स बनेंगे, तो आप लोग अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या आपका एम होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए। सो क्लास ऑर्डर में रहनी चाहिए, लेकिन ये हमारा मेन एम या मेन मोटो नहीं होना चाहिए कि हमारी क्लास ऑर्डर में रहेगी, ठीक है। प्राइमेसी ऑफ टीचर, टीचर की प्राइमेसी को इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट, टू सस्टेन अ क्वाइट एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, बच्चों को एकदम शांत करके रखना, बच्चे बोले ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, दिस इज़ द नेगेटिव स्टेटमेंट, तो इसको हम पहले ही कट कर देंगे। और फोर्थ क्या है, टू मेंटेन अ पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हमें अपनी क्लासरूम में कैसा एनवायरनमेंट बना के रखना है, पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, जो हम बच्चों को समझा रहे हैं उनको वो समझ में आ रही हैं चीज़ें, और प्रोडक्टिव है। ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ समझ पा रहे हैं, जो चीज़ें हम समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साइंस की क्लास है, हम साइंस में पढ़ा रहे हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। क्लास 7th का टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद बच्चे उससे, हमने केमिकल चेंज उनको बता दिया, उनको समझा दिया, उसके बाद वो खुद से चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को प्रोड्यूस कर सके, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को समझ सके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, to maintain a positive productive learning environment. Now the next question is, discussion method can be very effective in the class if, discussion method क्लास में कब बहुत इफेक्टिव होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अनाउंस्ड जस्ट बिफोर द डिस्कशन स्टार्ट्स, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम बिल्कुल जैसे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया उससे पहले ही हम डिस्कशन का टॉपिक अनाउंस करें, तब डिस्कशन मेथड बहुत इफेक्टिव होगा। सेकेंड, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अनाउंस्ड वेल बिफोर द डिस्कशन, जो हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन को अनाउंस कर रहे हैं डिस्कशन से थोड़ा टाइम पहले कर दें। थर्ड, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, जैसे हमने डिस्कशन करना शुरू करा तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो अपना लिख दिया, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। क्या हमारा डिस्कशन का इफेक्टिव मेथड होना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि डिस्कशन मेथड जो होता है, डिस्कशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, जिससे कि बच्चा अपना जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लास में अच्छे से डिस्कस कर पाए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, एक्टिव लर्निंग हो, पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट्स का, इसलिए हम डिस्कशन मेथड करा रहे हैं। तो अगर हम डिस्कशन के टॉपिक को डिस्कशन से थोड़ा पहले हम बता देते हैं तो फिर बच्चा क्या करेगा, चाइल्ड विल प्रिपेयर दैट टॉपिक, चाइल्ड उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेगा, बच्चा उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेगा अच्छे से। और डिस्कशन में क्योंकि फिर हमारा जो डिस्कशन आएगा वो हेल्दी डिस्कशन आएगा, हेल्दी डिस्कशन निकल के आएगा, बच्चे अपने ईजी अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अनाउंस्ड वेल बिफोर द डिस्कशन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राईपोलर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय, जो एजुकेशन का ट्राईपोलर कॉन्सेप्ट है, ट्राईपोलर कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टूडेंट है, करिकुलम है और टीचर है, यही है हमारा ट्राईपोलर कॉन्सेप्ट। तो ये ट्राईपोलर कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एक बार ट्राईपोलर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का,
और इसमें क्या है, इसमें ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है आपको कि ये क्या है, एक ट्राइंगल की फॉर्म में है जिसमें टीचर है, स्टूडेंट है और उसका करिकुलम और एनवायरनमेंट है। मीन्स जो सारी चीज़ें हैं वो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम और उसके एनवायरनमेंट से, बच्चे के करिकुलम से, उसके एनवायरनमेंट से सारी चीज़ें रिलेटेड है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था जॉन डीवी ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जॉन डीवी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, based on the recommendation of Dash Commission, the first national policy on education was formulated by Government of India. कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे सबसे पहले नेशनल पॉलिसी आई एजुकेशन की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पे नेशनल पॉलिसी बनाई? आंसर इज कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे कोठारी कमीशन ने क्या किया, रिकमेंड किया सबसे पहले एनईपी बनाने का, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाने का, जो गवर्नमेंट ने बनाई। और ये क्यों बनाई थी? जिससे कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी एजुकेशन के, उनको गोल्स को मीटअप कर सके, उन गोल्स को फुलफ़िल कर सके, हम गोल्स बना सके कि हमें क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और उनको हम ईजीली अचीव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग? इनमें से कौन सी काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन 1 एनवायरनमेंट बिल्डिंग। क्या है ऑप्शन 1? एनवायरनमेंट बिल्डिंग, कि हमें एनवायरनमेंट बिल्डअप करना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन, हमें अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं देनी चाहिए फ्री एक्सप्रेशन के लिए। थर्ड, काउंसलर्स इन्वॉल्वमेंट, काउंसलर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। या फोर्थ, पर्सनल इंटरव्यू। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी काउंसलिंग की? सो फर्स्ट इज एनवायरनमेंट बिल्डिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले क्या करेगा जो काउंसलर होगा, ठीक है, एक काउंसलर होगा और एक काउंसली होगा। काउंसलर कौन होगा? टीचर जो बच्चे की काउंसलिंग कर रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा, एनवायरनमेंट बिल्डअप करेगा, रैपो बिल्डिंग करेगा, जिससे कि जो बच्चे हैं वो उसके काउंसलर के साथ कंफर्टेबल हो जाए। वो एनवायरनमेंट बिल्डअप करेगा, सबसे पहले कंफर्टेबल हो जाए और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने एरियाज़ ऑफ डिस्कशन, प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ ऑफ डिस्कशन को वो इजीली डिस्कस कर पाए। तो ये तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन, ये भी हमें देना चाहिए अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन। जब तक हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो बच्चा फ्रीली एक्सप्रेस कैसे कर पाएगा, बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता कैसे पाएगा? सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड इज़ काउंसलर्स इन्वॉल्वमेंट, काउंसलर का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। विदाउट काउंसलर के इन्वॉल्वमेंट के हमारी कोई भी काउंसलिंग हो ही नहीं सकती। और फोर्थ इज़ पर्सनल इंटरव्यू, ये इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि फॉर्मल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कि हम बच्चे से सारी चीज़ें फॉर्मली पूछ रहे हैं, तो हमें इतनी तो कोई नीड नहीं है, हमें उसकी काउंसलिंग करनी है, उसका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ डिस्कशन है उसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमसे क्या पूछा था, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी? तो किसके साथ जाएंगे हम? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ बेस्ड अपॉन, जो हम करिकुलम बना रहे हैं वो किस पे बेसिस होना चाहिए? फर्स्ट इज़ फिलोसफिकल बेसिस, फिलोसफिकल बेसिस पे होना चाहिए। जो फिलॉसफी है एजुकेशन की उसके बेस पे बनना चाहिए करिकुलम, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, पॉलिटिकल बेसिस, पॉलिटिकल बेसिस पे बनेगा, बिल्कुल सही बात है। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो कल्चर्स हैं, हमें वो सब भी डालने पड़ेंगे। जो पॉलिसीज़ आ रही है वो सब भी हम अपने करिकुलम में डालनी पड़ेगी, तो पॉलिटिकल बेसिस पे भी होना चाहिए। एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल बेसिस। हमें बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम डिज़ाइन करना है। ऐसा नहीं कि हम क्लास 1 के बच्चे की साइकोलॉजी कुछ और है और क्लास 5 के बच्चे की साइकोलॉजी कुछ और है, तो हम क्लास 1 में क्लास 5 का पढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल ऑफ द एबव। समझ आया? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझो टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है? टीचिंग ये नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं।
टीचर क्या है, टीचर एक लर्नर भी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पढ़ाते इस टाइम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर थिंकर। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें स्टूडेंट्स को क्या बनाना है, बेटर थिंकर बनाना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें जिससे कि वो चीज़ों को सोच सकें। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट। ये भी आनी चाहिए बच्चों के अंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हमने उन्हें कोई भी प्रॉब्लम दे दी या वो अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको सॉल्व कर लें। तो ये भी हमारी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारी टीचिंग का। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल पढ़ाया, प्लांट्स पढ़ाया, ठीक है। अब हमने प्लांट्स टॉपिक क्लास में पढ़ा दिया। अब क्लास में प्लांट्स पढ़ाने के बाद अब बच्चा गया फील्ड में और उसने वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आई, उसने लीफ देखी, वहाँ पे लीफ की क्या थी, रेटिकुलेट वेरिएशन थी, ठीक है। अब बच्चा सोच रहा है कि इसकी रूट कैसी होगी। तो हमने अगर क्लास में ऐसे पढ़ाया है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आई है तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर लेगा। इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारी टीचिंग का। थर्ड इज़ टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान। क्या हमें रिजिड टीचिंग प्लान फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कि हमारा जो टीचिंग प्लान है हम बस उसी को फॉलो करेंगे, एक ही प्लान फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा टीचिंग प्लान है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल लर्नर्स। इंडिविजुअल लर्नर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज टीचिंग प्लान होना चाहिए डिफरेंट लर्नर्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ इज टू हेल्प लर्नर एडजस्ट हिज परसेप्शंस टू रियलिटी अटेनिंग हार्मनी बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। ये भी बिल्कुल सही बात है कि हम लर्नर को हेल्प कर रहे हैं कि वो उसके जो परसेप्शंस है उसको वो एडजस्ट कर पाए रियलिटी में और उसमें हार्मनी बना पाए उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस के बीच में। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। हमसे क्या पूछा था? नॉट द ऑब्जेक्टिव, कौन सा नहीं होना चाहिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान। क्लियर हो रहा है? इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes. Which of the following is not true about NCTE? NCTE क्या होता है? This is the National Council for the Teacher Education. तो कौन सा इसमें से सही नहीं है NCTE के बारे में? NCTE came into existence as statutory body in 1995. बिल्कुल सही बात है। NCTE क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब वो बॉडी जो गवर्नमेंट से है, जो लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी होती है, उसके जो गवर्नमेंट बनाती है और पूरे लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके 4 रीजनल ऑफिस है, ये भी सही बात है। 4 रीजनल ऑफिस कहाँ पे हैं इसके? जयपुर में, भुवनेश्वर में, बेंगलोर में एंड जयपुर में है, भुवनेश्वर में है, बेंगलोर में है एंड भोपाल में है। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NCTE इज अचीव्ड प्लान and coordinated development of the teacher education program throughout the country. Yes, बिल्कुल सही बात है। ये NCTE का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? कि इसको क्या करना है? प्लान करना है और कोऑर्डिनेट करना है। जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं पूरी कंट्री में उनको प्लान करेगी और उनको डेवलपमेंट करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और फोर्थ क्या है? NCTE फाइनलाइज द सिलेबस ऑफ ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नो, ये सिलेबस को फॉलोअप नहीं करेगी। NCTE क्या करेगी? अपनी रिकमेंडेशंस भेजेगी यूनिवर्सिटीज़ में और UGC में और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, सेंटर्स में अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी कि टीचर एजुकेशन के लिए हम लोग ये डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल सिलेबस को फाइनलाइज नहीं करेगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ यूज्ड। माइक्रो टीचिंग कहाँ पे यूज़ हो रही है? माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग इज़ दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिसमें जो हम कहाँ कराते हैं? टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में कराते हैं।
और हम किसी एक पर्टिकुलर स्किल को वहाँ पे ब्रश अप कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने सबने अपने बीएड में करी होगी माइक्रो टीचिंग, हमने आज एक हमारी माइक्रो टीचिंग है जैसे कि रीइंफोर्समेंट की, रीइंफोर्समेंट स्किल है, या फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, या फिर कोई और प्रैक्टिस है। तो हम माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्किल को ब्रश अप कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन होता है माइक्रो टीचिंग में, एक हमारा प्यूपिल टीचर होगा, हमारे कुछ पीयर ग्रुप्स होंगे, एज अ स्टूडेंट बिहेव करेंगे, और एक हमारा सुपरवाइज़र होगा। तो ये कहाँ होती है माइक्रो टीचर, इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज, अ गुड टीचर मस्ट बी, एक गुड टीचर कैसा होना चाहिए, रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, रिसोर्सफुल हो लेकिन ऑटोक्रेटिक हो। ऑटोक्रेटिक मीन्स सिर्फ टीचर की चले, टीचर ही मेन हो, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सेकंड, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटरी, रिसोर्सफुल तो हो, उसके पास सारी नॉलेज हो, सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और पार्टिसिपेटरी भी हो, वो लर्नर्स को पार्टिसिपेट कर पाए, कि लर्नर्स उसकी क्लास में जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेरियस डिस्कशंस में, एक्टिविटीज़ में, और वो अपने आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर की चलेगी, यहाँ पे क्या है, लर्नर्स मेन फोकस्ड है। थर्ड इज रिसोर्सफुल एंड प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल, जो टीचर होना चाहिए वो प्रोमिनेंट होना चाहिए और रिसोर्सफुल होना चाहिए। प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, जो टीचर है वही मेन है, वही प्रमुख है, बाकी कोई नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टीचर मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटरी, टीचर रिसोर्सफुल होना चाहिए और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।